अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको एक ही मंत्र बोलना पड़ेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी सीरीज। अभी फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के बारे में, जिसको हम गुणनखंड कहते हैं। ये चीज़ को इंग्लिश में बच्चे फैक्टर्स कहते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। गुणनखंड जिसको फैक्टर्स बोलते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड का ऑपरेशन करेंगे। गुणनखंड का ऑपरेशन करेंगे तो हमको मिलेगा गुणन प्लस खंड, गुणन प्लस खंड। तो यहां से आपको क्लियर दिख रहा होगा, गुणन मतलब गुणा, खंड मतलब उसी को तोड़ तोड़ के मतलब जब गुणा को कई खंडों में लिखा जाता है। जैसे अभी मैं इसको आपको जब समझाऊंगा, एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी आप इसको बस ये देख लीजिए, गुणन प्लस खंड मतलब ये जो गुणा है उसी के को कई खंडों में जब लिख दिया जाता है तो उसी को गुणनखंड कहते हैं। आपको एकदम बेसिक देसी भाषा में आपको अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आपने कंचे बहुत खेले होंगे बचपन। कंचे मतलब वो जो कांच की गोलियां होती हैं, बहुत से लड़के उसको बंटी बोलते हैं, बहुत से लड़के उसको गोली बोलते हैं और बहुत लोग कंचे बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए, ठीक। तो हम 6 कंचे ले लेते हैं। कितने कंचे? 6 कंचे। अब इसको बॉक्स में छुपा देते हैं, इसको बॉक्स में छुपा देते हैं, कोई नहीं देख रहा है। इस कंचे को कोई नहीं देख रहा है, आप डरिए नहीं, कोई नहीं ले जाएगा आपका कंचा, ठीक। अब इस कंचे से हम आपको इस गुणनखंड को बहुत ही सरल तरीके से समझा देंगे खेल के। तो चलिए अब हम आप साथ में मिलकर कंचा खेलना शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस कंचे को कितने तरीके से लिख सकते हैं, मतलब आपके पास 6 कंचे हैं तो आप उसको कितने तरीके से लगा सकते हैं खेलने के, वही आप देखिएगा। वही हम यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं, क्योंकि ओरिजिनल कंचा तो है नहीं अपने पास, इसलिए हम इसको बोर्ड पे ही बना के लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम एक स्तंभ में लगाते हैं, ये 6 कंचे लगा दिए। ये पहला तरीका हो गया हमारा। दूसरा तरीका हमारा हो सकता है इसको ऐसे लगा दें, ये दूसरा तरीका हो गया हमारा। तीसरा तरीका हमारा हो सकता है इसको ऐसे लगा दें, तीसरा तरीका हो गया हमारा। और चौथा तरीका हमारा हो सकता है कि इसको हम ऐसे लगा दें, ठीक। पांचवा तरीका हमारा हो सकता है, आप लोग बताइएगा पांचवा तरीका क्या हो सकता है। हमको तो देखो 4 तरीका आ रहा है, 4 लगा दें। पांचवा तरीका हमारे हिसाब से हो ही नहीं सकता, ठीक है। पांचवा तरीका हमारे हिसाब से हो ही नहीं सकता, ठीक। अब देखते हैं इसको हम गणित की भाषा में या एक अगर बात करूं तो इसको स्तंभ बोलते हैं, और जो ऐसे ऐसे जाता है उसको पंक्ति बोलते हैं। अगर लेकिन अगर हम अपनी आपकी भाषा में बात करें, ये जो खड़ा खड़ा है, जो खंभा देखें आप, खंभा खड़ा खड़ा रहता है, बस वही समझ लीजिएगा इसको। और ये जो पड़ा पड़ा है ऐसे ऐसे दिख रहा है जो आपको, ऐसे ऐसे, तो ये जो न्योता खाने को गए हम सब लोग, जो पाँच पड़ती है लाइन से लगा के बैठते हैं ना, बस वही समझ लीजिएगा। बस समझिएगा, आप कैसे समझते हैं ये मैटर नहीं करता, बस समझिएगा। तो समझिए ये क्या है, एक खंभे में मतलब एक स्तंभ में है, ठीक है। कितने हैं एक स्तंभ में? एक स्तंभ में है, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। एक स्तंभ में है, कितनी लाइन में? अब लाइन हम इधर से गिनेंगे, ऐसे
6 में है, ठीक है। गुणा करेंगे बराबर 6 ही आएगा, गुणे 6 बराबर 6। अब इसको देख लेते हैं कितने खंभे हैं, मतलब कितने स्तंभ में है, ठीक है। खंभे में कितने हैं, 2, 1 2 2। कितने पार्ट में है, मतलब पंक्ति में है 3, ठीक है। 1 2 3। इसको थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। 2 गुणे 3, ये हो गया 6 आपका, ठीक। ऐसे ही इसको देख लेते हैं कितने खंभे में, कितने स्तंभ में है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 3 कितने पंक्ति में, कितने पाँच में है, 1 2 गुणे 2 बराबर, ये भी 6 आ रहा है। अब इसमें कितने खंभे में है, खंभा करेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। कितने स्तंभ में है, ये खंभा तो हो गया, खंभा ही स्तंभ है, कंफ्यूज मत होइएगा। कितने लाइन में है, मतलब कितने पाँच में है, 1 5, ठीक। गुणे 1 बराबर 6 आ रहा है। अब यहाँ से आप देखिए कि यहाँ एक खंभे में था, मतलब एक स्तंभ में था, और 6 पंक्ति में था, 6 पाँच में था, ठीक। तो 1 गुणे 6 बराबर 6 बना। यहाँ 2 खंभा था, मतलब 2 स्तंभ था, और 3 पंक्ति बनी, 3 पाँच बनी, ठीक है। तो 2 गुणे 3 बराबर 6। ऐसे ही यहाँ कितने खंभे थे, 1 2 3, और पंक्ति कितनी थी, 2 गुणा के 6 है। ऐसे ही यहाँ कितने खंभे थे, मतलब कितने स्तंभ थे, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और लाइन कितनी थी, पंक्ति कितनी थी, मतलब वही 5 कितनी थी आपके जहाँ खाने गए थे, 1 थी, ठीक। 6 गुणे बराबर 6 है। तो आप अब देखें, अब इसको हम मिटाएंगे। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसकी जो वैल्यूज हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, इसको हम नोट करेंगे और उससे हम कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। अब आई होप आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं। अभी जब हमने ये 6 लिया था, इसको हमने कितने तरीके से लिखा, एक पंख, ठीक है, एक पंख, एक खंभा था और 6 पाँच थी, मतलब एक स्तंभ था और 6 पंक्ति थी, बराबर 6 रहा था। ऐसे 2 खंभा था, 3 पाँच थी, 6 रहा था। 3 खंभा था, 2 पाँच थी, 6 रहा था। ऐसे ही 6 खंभा था, 1 पाँच थी, 6 रहा था, ठीक है। वैल्यू हमेशा इधर 4 है। इसको गुणन के कई खंडों के रूप में लिख लिए हैं। ये हो गया आपका गुणनखंड। अब ये चीजें रिपीट कर रही हैं, तो 6 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे 6 में। अब यहाँ से लिखना शुरू कर दो, 1 2 3 6। अब इधर से देखेंगे वही चीज रिपीट हो रही है, तो वही चीज बार बार तो लिखेंगे नहीं। तो 6 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 6, ठीक है। ये हो गया आपका गुणनखंड। बहुत ही अच्छे से हमने समझने की कोशिश की। ऐसे एक और एग्जाम्पल अगर ले लें हम, मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 14 का, ठीक है। तो 14 को अगर हम लिखेंगे, 1 गुणे 14 लिख देंगे 14। ऐसे ही अब आगे जाएंगे, 2 गुणे 7 लिख देंगे 14, ठीक। और आगे जाएंगे तो 3 के पहाड़ा में 14 तो आता नहीं, 4 के पहाड़ा में भी नहीं आता, 5 के पहाड़ा में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, आएगा 7 में। ये हो जाएगा 7 गुणे 2 बराबर 14। फिर यही चीज रिपीट होगा, 14 गुणे 1 बराबर 14, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखते हैं। अब 14 के गुणनखंड जो होंगे आपके, वो क्या होंगे, इधर से शुरू कर दीजिए, 1 2 7 14, ये आपके 14 के गुणनखंड हो गए। इधर आपके 6 के गुणनखंड हो गए। ऐसे ही आप जितनी संख्याओं का चाहे गुणनखंड निकाल सकते हैं। लास्ट में हम आपको होमवर्क देंगे, उसको गुणनखंड निकाल के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, मतलब प्राइम फैक्टर्स। अभी तो हमने देखा गुणनखंड,
अब हम अभाज्य इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं। तो चलिए हम इसको भी मिटा लेते हैं। अभी अब हम अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बात है, बहुत। बस है गुणनखंड है जिसका हमने अपना ऑपरेशन किया, लेकिन इसमें क्या लगा है? अभाज्य शब्द, अभाज्य। ध्यान से समझ में आ रहा है? अभाज्य मतलब जो विभाजित ना हो सके, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको समझा दें अभाज्य संख्या क्या होती है। जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि ये अभाज्य संख्या की क्लास नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हम बोर्ड पे नोट नहीं कर रहे हैं, हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड, जैसे अभी हमने 6 का एग्जाम्पल दिया था, और 6 के गुणनखंड में 1, 2, 3 और 6 की बात की थी। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, तो ये तो पहले से लेट है, ठीक। अभाज्य गुणनखंड की बात करेंगे आया तो 2 पे हम देखेंगे कि 2 स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विभाजित होने का मतलब है कि 2 में 1 के अलावा, 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर हम 1 का भाग देंगे तो चला जाएगा, सब संख्या में चला जाता है। 2 का देंगे तो भी चला जाएगा, सही संख्या में चला जाएगा। लेकिन उसके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग देंगे, जैसे 3 का लेने की कोशिश करेंगे, ऐसे जाएगा। 2 तो 3 से छोटा है, इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 3, तो 3 भी स्वयं से विभाजित हो जाएगा, मतलब कि ये जो 3 लिखा है, ये 3 1 से भी विभाज्य है, 1 से हर सभी संख्याएं विभाज्य होती हैं, और स्वयं से भी विभाज्य होती हैं सभी संख्याएं। उसके अलावा अगर हम इसको किसी संख्या से विभाजित करने की कोशिश करें, 2 से ही करें, नहीं विभाजित होगा। क्यों नहीं होगा? 2 का भागफल, एक बार 2 आ गई, एक शेष बचा है, पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। इसका मतलब 2 भी अभाज्य संख्या है, तो मतलब ये 3 भी अभाज्य संख्या है, मतलब 3 भी अभाज्य गुणनखंड में आ जाएगा, ठीक है। अब 6 की बात करेंगे, 6 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? बता देते हैं आपको। इसमें 2 का भाग पढ़िए, 3 बार में चला जाएगा, कट जाएगा, भाग चला गया 2 का, तो ये अभाज्य संख्या कैसे हो सकती है? ऐसे 3 का भी भाग चला जाएगा, मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए? 2 और 3। ऐसे ही जो हमने 14 का एग्जाम्पल लिया था, उसको 14 को भी देख लेते हैं। 1, 2, 7 और 14 थे। तो जैसा कि हमने बताया कि 1 अभाज्य संख्या नहीं मानी जाती, 1 को कैंसिल आउट कर दिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे हमने बताया 6 को कि 6 2 से और 3 से विभाजित हो जाता है, ऐसे ही अगर हम 14 की बात करेंगे, 14 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14, और 7 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 14 भी इसका अभाज्य गुणनखंड नहीं रह जाएगा। तो 2 और 7 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, जो कि स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते। तो ये हो गया आपका अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। ऐसे ही आप अनेकों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड और गुणनखंड निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको हम 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, उसके गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड करके कमेंट करके बताइएगा कि क्या आता है, जिससे मैं आगे भी आपकी क्लास को कंटिन्यू कर सकूँ।
चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है 14 का तो हम करा ही हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले इसके गुणनखंड बताने हैं, गुणनखंड क्या होंगे और अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, 18 बस एक क्वेश्चन है आपका, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए अब हम क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, इसके बाद आगे हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।